अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत और आफ़ियत के साए में आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि वो इसहाक डार साहब की मुलाकात आरिफ अलवी से हो गई है, सदर मुमलिकत से। हम सब जानते हैं पैगाम क्या गया था और वो पैगाम अगर ऑफिशियली हुकूमत ने नहीं भी बताया कि डार साहब क्या पैगाम लेकर गए थे, तो आरिफ अलवी सदर मुमलिकत उसका जो जवाब वहाँ से आया उससे मालूम हो गया कि क्या पैगाम था। और जवाब ये है कि जनाब जो भी आएगी समरी मैं साइन कर दूँगा, मैं जनाब से मत तोश पोश माफ़ी मतलब मैं साइन कर दूँगा, मैं हर्डल नहीं बनूँगा। यानी ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। इसहाक डार साहब को जो जवाब दिया वो तो वही जानते हैं, लेकिन इस पैगाम के अंदर जो डार साहब लेकर गए थे, मुमकिन है कि ये कंडीशन रखी गई हो कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपने ये दस्तखत कर देंगे और रुकावट नहीं बनेंगे, ये मुझसे ना कहें, इसको प्रेस रिलीज जारी करवाएं, जो कि जारी हो गई है। अच्छा, तो इसका मतलब अब समझ आ गया कि गेम जो है वो आगे। अच्छा, इस पर बात करते हैं। और दूसरा जाहिर है कि वो घड़ियों का जो शोर मचा है, जिस तरह से, वही पुरानी बात है घड़ी वाली, लेकिन जिस तरह से वो जिंदा शाहजेब खानजादा ने किया है, उस पर वो दाद के और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहुत तफसील, और वो सारी टीम जिन्होंने जियो के अंदर और जियो के बाहर मिलकर ये सारा मवाद इकट्ठा किया, और ये सारी कंपेन एक टीम ही हुई ना जी। वो जियो के लिए काम करती हो या किसी और के लिए, मतलब है बेशक वो सरकारी उस पर हो, लेकिन ये टीम जैसी भी, मतलब जैसी भी ये टीम इसने काम किया, और शाहजेब खानजादा ये मुबारकबाद के और दाद के मुस्तहिक है, कमाल कर दिया। और वो आप देखिए कि इमरान खान जो ये कहता था कि माइंड गेम्स का मैं माहिर हूँ, माइंड गेम्स का मैं माहिर हूँ, वो माइंड गेम तो शाहजेब ने उड़ा के वो फारिग कर दिया। अब माइंड गेम का जब जिक्र होगा तो फिर मैं आप यानी गुजारिश करने पे मजबूर हो जाऊंगा कि अगर आपने देखना हो माइंड गेम या नर्व्स गेम या किसके आसाब कितने स्ट्रांग हैं, तो एक नाम ना भूलिएगा, और वो नाम है नवाज शरीफ का। मैन ऑफ स्टील। 6 महीने से जो क्राइसिस चल रहा है, जो धोखे दिए गए, जो दगाबाजियां की गई, जिस तरह की कलाबाजियां लगाई गई, जिस तरह इश्ताल अंगेजी की कोशिशें की गई कि ये रिएक्ट करे, इश्तियाल में आके रिएक्ट करे, हम उसका फ़ायदा उठा सकें। निहायत, यानी जिस तरह एक समंदर मिजाज आदमी होता है ना, कि जो मर्जी आता रहे वो अपने सुकून में है, उसी तरह की खामोशी का आपने मुजाहरा आपने देख लिया ना पिछले दिनों। नवाज शरीफ से आप कोई बात सुन रहे हैं? आप मुझे बताइए, 6 महीने में क्या कुछ आंधियां, कैसी कैसी तेज आंधियां चली हैं, झक्कड़ चले हैं, तूफान आए हैं, सियासी तूफान, लेकिन ये ठहर के बंदा अपनी जगह पे कायम खड़ा है, और लग अब ये रहा है कि जीत रहा है माशाल्लाह, कि वो अपनी एक मंजिल जो है, अब वो नोटिफिकेशन होना बाकी है। अच्छा, अब मैं आप से गुजारिश करूं कि वो घड़ी की जो मैं उससे पहले खैर बात कर रहा था असल, कि अब ये सारा का सारा मलबा डालेंगे उस पर फरागोगी पे। पहले तो इमरान खान ज़ाहिर डालेगा अपनी वो बुशरा बेगम पर, उसके बाद फिर ये मज़दूर जो है वो फरागोगी मज़दूर है, क्योंकि देखें ना, चूड़ खाने से एक खातून निकली है, गाँव का भी गाँव आगे, चूड़ खाने से ये 2 बहनें मुसर्रत और ये फरा, ये निकलती हैं और गुर्बत के हाथों मजबूर लाहौर जैसे शहर में आना, और उसके बाद फिर यानी अब मैं देखें, किसी के कैरेक्टर को जज करने, मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं कि मैं किसी को कैरेक्टर को मैं जज करके उसे बुरा कह दूं या गाली दूं, या इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, लेकिन मैं यानी अखलाकियों से बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मजदूर खातून, एक गरीब खातून जिसके हाथ में क्वालिफिकेशन नहीं, तालीम नहीं, उसको कोई यानी पीछे से सिक्योरिटी नहीं, कोई उसका यानी मतलब उस तरह से इज्जतदार तरीके से कुछ नासा भी नहीं, तो फिर उसको जिन जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है अपना मकाम बनाने के लिए, उन तमाम मराहिल से ये दोनों बहनें गुजरी, और जाहिर है कि उन्हीं मराहिल से गुजरते हुए, ये एक बड़ी आम सी कहानी है, तारीख में हर जगह मिल जाएगी आप, जहाँ पे ये सायराएँ, जादू परस्तियाँ, तवाहुम परस्तियाँ, ताकत का खेल आएगा, उसके साथ फिर इस तरह के किरदार निकलेंगे। ये गरीब मजदूर औरतें ये जो आती हैं, फिर उसके बाद इनके पास जो हथियार कुदरत की तरफ से जो उनके पास होता है, उसी हथियार का फिर ये इस्तेमाल भी करती हैं, और जाहिर है कि फिर अपना स्ट्रगल करके कोई ना कोई कहीं पहुँचती हैं। और जो जितनी खामोशी फरागोगी की जानिब से है, वो भी आप देख लीजिए कि वो अब इंतज़ार कर रही है अपने वक्त का कि उस पर फॉर्मली कब डाला जाएगा। लेकिन अगर उस पर फॉर्मली ये सारा कुछ डाल दिया गया, तो मेरे ख्याल में याद रखना चाहिए कि वो एक यानी मजदूर औरत जो चूड़ खाने से निकली हुई, और जिस तरह की उसकी वो जहाँ पहुँची है जहाज़ पे, तो वो अगर उसने फाइट बैक करने का इरादा कर लिया, तो फिर कौन होगा जो मुँह दिखाने के काबिल रहेगा? ये गलाजत है सारी की सारी, यानी इसके अंदर आप जितना जाते चले जाएंगे गलाजत ही गलाजत है, और यही इमरान खान का खासा है।
یہی اس پورے انوائرمنٹ کا ایسنس ہے، ایسنس. اگر آپ نے وہ جو ایک تسبیح اور یہ نمازیں اور یہ ننگے پیر جانا مدینہ میں، یہ ساری اداکاریاں اور یہ مذہب کی اداکاریاں، یہ طلسم اور جادو اور یہ سب اس کے اندر جا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہی غلاظت ملے گی بھائی. کیونکہ دین فروشی، مذہب فروشی، جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ دنیا کی یہ بدترین مخلوق ہے تو پھر اب شک و شبہ کیسا ہے؟ اچھا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں، ان سے بڑا ظالم سنگ دل کون ہوتا ہے؟ تو ان سے تو بچ کے رہنا چاہیے. اچھا آگے چلیں. دیکھیں جی یہ جو معاملہ ہے نا کہ جنرل فیض حمید، اب میں سن رہا تھا کچھ لوگوں نے ویلاگ کیا، میں نے نظر سے گزرا اور بات ہوئی کہ کیا، سوالوں کا سوال ہے ویسے، یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا جنرل فیض حمید نے شریف خاندان سے رابطہ کیا؟ کیا جنرل فیض حمید نے یہ پیغام یہاں پہنچایا کہ کنسیڈر، مجھے بھی کنسیڈر کیجیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام تو بھائی 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے، 6-7 مہینے پہلے ہو چکا ہے. اچھا اب کن کن ذرائع سے کون کون لوگ جنرل فیض حمید کا پیغام لے کر آئے یہ تفصیل مجھے ہرگز نہیں معلوم، لیکن ایک واقعے کی تفصیل مجھے معلوم. ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک ہی چینل استعمال کریں گے میاں نواز شریف تک پہنچنے کا، نہ جانے کون کون ان کا پیغام لے کر آیا ہوگا. لیکن ایک واقعہ کم از کم اس طرح جس کی تصدیق میں کر سکتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ یہ کم سے کم 6 یا 7 مہینے پرانی بات ہے کہ جب جنرل فیض حمید نے پہلا رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی شریف خاندان سے، اور اس کے بارے میں مطلب یہ کہ ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ جب بات کرنے کی کوشش کی تھی، میں نہیں جانتا کہ خود براہ راست کتنی انہوں نے کوشش کی کہ وہ میاں صاحب سے بات کریں یا ڈار صاحب سے بات کریں یا کسی اور صاحب سے بات کریں، لیکن جو پیغام آپ یوں کہیے یہاں پہ ایک آیا جو کوئی اور لے کر آیا، وہ پیغام جو ہے وہ بالکل آیا، وہ میرے علم میں ہے. میں ناموں کے ساتھ تفصیل اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس میں میرے 2 بہت ہی یعنی قابل احترام برادر بزرگ بڑے کلچر سیاستدان وہ اس میں شامل ہے. جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی میں ان کا نام نہیں لوں گا. اگر انہوں نے اجازت دی تو نام لے کر بتا دوں گا پوری کہانی کہ کیا ہوا تھا، اور اجازت نہ دی تو پھر ان کے نام اومٹ کر کے میں البتہ یہ آپ کو بتا دوں گا. مگر جو اصل بات ہے وہ میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ تصدیق ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بالکل 6-7 مہینے پہلے جنرل فیض حمید کی جانب سے بالکل رابطہ ہوا تھا. اور اس رابطے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں شاہد ہوں کہ اس میں یہ جو پیغام آیا تھا بنیادی طور پہ وہ یہ تھا. اب جیسا کہ میں دوبارہ سے اس کی وضاحت اس لیے کرنا بار بار ضروری سمجھتا ہوں کہ الزام لگانے میں ایسے ہی لگتا ہے 2 منٹ 2 سیکنڈ، تو الزام نہیں، میں آپ کو یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کے علم میں ہو، لیکن ان کے بہاف پر کوئی پیغام لے کر یہاں آیا 6-7 مہینے پہلے. اور جو پیغام تھا وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. وہ پیغام یہ تھا کہ دیکھیے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ تو ہی واز اونلی فالوئنگ آرڈرس، اٹ واز کو پرسنل، ان کا کسی سے کوئی نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، دشمنی تو بالکل نہیں ہے پرسنل. اور وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرڈرز پر ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ان کے بارے میں کہ وہ تعریفیں وغیرہ کے مطلب ہے کہ ہی از اے ڈوئر، اور جو بھی انہیں کام کہیں وہ کوئی ایف اور بٹ نہیں ہوتا، وہ کام کرنے والا آدمی ہے جنرل فیض حمید. اور اس کا جو ثبوت ہے وہ خود آپ کے خلاف ہوئی بھی کارروائیاں ہیں، تو ان کا تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور اگر آپ ان کو آرمی چیف کے لیے بلیسنگ کریں یا کنسیڈر کریں یا مخالفت کم از کم نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر جنرل فیض حمید چیف بنتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے آرڈرز اور آپ کی باتیں جو ہیں وہ بالکل پھر اسی طرح سے حکومت یعنی آپ چلائیں گے جیسے عمران خان کے شروع کے 3 سال چلی. یہ تھا وہ پیغام. اچھا اب اگر آپ کوئی یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ میں اب آپ کو ان کرداروں کے نام بتا دوں یا میں وہ تاریخیں آپ کو نکال کے دے دوں تو بالکل تاریخ کے کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے بڑی یعنی وہ یہ تمام تفصیلات ہونی چاہیے اس کے پاس. لیکن جو خبر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ سے اصل بات میں نے کر دی کہ جنرل فیض حمید نے رابطہ بالکل یہاں کرنے کی کوشش کی تھی. 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. اور جو پیغام آیا تھا وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی. اس کا جواب وہ ظاہر ہے کہ نامے تھا ایک، اور وہ جواب نامے کیوں تھا اس کے بعد اس کی بھی ایک وجہ ہے جو بتائی گئی، لیکن وہ بھی میں جب تک اجازت آپ سے یعنی ان لوگوں سے نہیں لے لیتا میں اس کی تفصیل بھی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ انکار کرتے ہوئے وجہ کیا ہے. چلیے خیر، تو یہ ایک جنرل فیض حمید والا میں نے آپ کو معاملہ کر دیا. اور ویلاگ کا اختتام میں اس بات پہ کرتا ہوں کہ یاد کیجئے گا کہ
कौन बनेगा करोड़पति, एक्चुअली तो वो इंग्लैंड का शो था ना, हु वांट्स टू बी मिलियनेयर, तो पूरे लोग बड़े शौक से देखते थे किसने जीतना है, किसने जीतना है, किसने जीतना है। फिर कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, वो सब देखते थे कौन जीतेगा करोड़ तक कौन जाएगा। इससे पहले हमारे यहाँ नीलाम घर और तारिक अजीज़ शो में गाड़ियाँ जब किसी ज़माने में देते थे, वो कम्पीट करती थी टीम्स आपस में, जनरल नॉलेज के मुकाबले होते थे, और जो टीम विन करती थी गाड़ी मिलती थी उसे। ये अलग बात है कि नीलाम घर के 80 की दहाई में जो गाड़ी सुजुकी की मिलती थी, सुजुकी का शेप और वो आज भी वैसी है, तो वो गाड़ी मिला करती थी, तो सारे लोग ना बड़े गाड़ी किसको मिल रही गाड़ी। ये वो चीज़ बन गई है आर्मी चीफ। जुए लग रहे हैं, करोड़ रुपए का जुआ लग चुका है इस बात पे कि ये चीफ होगा तो इतने पैसे हैं, ये चीफ होगा तो इस पे शर्त, तो उस पे शर्त, तो उस पे शर्त, तो उस पे शर्त। अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जाहिर है कि एक पोस्ट है और होता है, लेकिन ये इतनी तफसील और इस तरह से कभी डिस्कस नहीं हुआ आम लोगों में जितना ये इस दफ़ा हुआ है। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये इसमें कोई बुराई तलाश करना मतलब है, देखने का एंगल है ना, आप कैसे देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में और इस बदलती हुई दुनिया में कोई भी ढांचा मईशत का हो, इंतज़ाम का हो, किसी भी इंतज़ाम का हो, वो बिखर गए हैं, नई नई शक्लें आ रही हैं। तो पाकिस्तान का कोई भी इदारा पुरानी शक्ल में बहाल रह जाए मुमकिन नहीं था। सोशल मीडिया ना कि तब्दील कर रहा था, कर दिया। और ये अगर इस ताकत को हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर गए पुरअमन तरीके से, तो हमारे यहाँ यानी देखना, अब एक 100 साल पुरानी दुनिया, 200 साल पुरानी दुनिया, 300 साल पुरानी दुनिया, वहाँ पे उनके पास ना ये सेटेलाइट, ये अपना न्यूज़ चैनल थे, ना ये वीलॉग्स थे। इनकलाब, खूनी इनकलाब इसलिए वहाँ पे आते थे, उनके पास चारा कोई नहीं था कि कत्ल गारत गरी कर दें, वो कर देते थे। ज़रूरी है कि हमने उसी कत्ल गारत गरी के रास्ते से अल्लाह माफ़ करे जाना है। ये सोशल मीडिया का टूल ये प्रेशर में लाता है। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रेशर, इसका बहुत प्रेशर है, और ये अवामी प्रेशर, ये पुरअमन प्रेशर है। इससे जो प्रेशर आता है वो, अब उसमें आप कहाँ देख रहे हैं कोई बगावत, लेकिन प्रेशर तो आ गया ना। कैसे आया कि भाई जब सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी कौम का एक ओहदा बन गया, तो उस ओहदे पे जो बंदा काम आज कर रहा है, जा रहा है, कल आएगा, जो भी आए, उनको मालूम होगा कि वो किस, यानी माजी वाली उनको सहूलत मैसर नहीं है कि लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देख रहे हैं और उसी को जिम्मेदार हर बात का ठहरा रहे हैं। अब वो बात नहीं है, अब लोगों में वो बात नहीं है। इसका मतलब जो भी जनरल साहब आएंगे वो ये वेल अवेयर होंगे कि कौम उनकी तरफ देख रही है, और सोशल मीडिया की वजह से वो नतीजे भी फटाफट आने शुरू, मतलब, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये पुरअमन, और आप कहिए कि इस अवामी दबाव से हम पुरअमन तब्दीली की कम से कम ख्वाहिश रख सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ तब्दीली, अवामी जमहूरियत जो आएगी, ज़ाहिर है पहले कदम में नहीं आएगी, 20 साल बाद आए, 25 साल बाद आए, इस रास्ते पर चलते रहें, इंशाअल्लाह ताला अवामी जमहूरियत भी आएगी और पुरअमन तरीके से आ जाएगी, ताकि उसमें तबाही ना हो। अच्छा जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।